निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन, अनुच्छेद 324 इसी के बारे में है। इसकी मुख्य भूमिका क्या है, बताइए जरा। हाँ, देखिए, इसकी जिम्मेदारी तो बहुत ही बड़ी है। अनुच्छेद 324 साफ साफ कहता है कि संसद, राज्यों की विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनावों का पूरा अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, ये सारी शक्ति निर्वाचन आयोग के पास होगी। अच्छा। इसमें वोटर लिस्ट तैयार करवाने का अहम काम भी शामिल है। संविधान बनाने वालों ने इसे वाकई एक बहुत ताकतवर और सबसे जरूरी स्वतंत्र संस्था के तौर पर सोचा था। हाँ, ये आजादी वाली बात तो बहुत जरूरी लगती है ना, वरना चुनावों की निष्पक्षता पर ही सवाल उठ जाएगा। अच्छा, तो इस आयोग में कौन लोग होते हैं, मतलब इनकी नियुक्ति वगैरह कैसे होती है? हाँ, तो संविधान का अनुच्छेद 324(2) ये बताता है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC, और साथ ही उतने और निर्वाचन आयुक्त हो सकते हैं जितने राष्ट्रपति समय समय पर जरूरी समझें। और नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? जी, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ये संसद द्वारा इस बारे में बनाए गए कानून के दायरे में होती है। यह भी एक अहम बात है। और अगर मान लीजिए मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा दूसरे आयुक्त भी नियुक्त किए जाते हैं, तो फिर मुख्य आयुक्त की भूमिका क्या रहती है? वो चेयरमैन होते हैं। हाँ, बिल्कुल, अनुच्छेद 324(3) यही कहता है। जब दूसरे निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होते हैं, तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी CEC ही आयोग के अध्यक्ष मतलब चेयरमैन के तौर पे काम करते हैं। अच्छा। और एक और व्यवस्था भी है। अनुच्छेद 324(4) में ये कहा गया है कि जैसे लोकसभा या विधानसभा के आम चुनावों से ठीक पहले या विधान परिषदों के चुनावों से पहले अगर राष्ट्रपति चाहें तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर आयोग की मदद के लिए कुछ रीजनल कमिश्नर भी नियुक्त कर सकते हैं। प्रादेशिक आयुक्त? हाँ, प्रादेशिक आयुक्त। ये खासतौर पर चुनाव के समय मदद के लिए होते हैं। संविधान क्या कहता है इस बारे में? ये तो बहुत जरूरी है। ये वाकई बहुत अहम पहलू है, आपने सही कहा। अनुच्छेद 324(5) में एक बहुत खास बात है, वो ये कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाने का तरीका और आधार वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का है। ओह, मतलब बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। बिल्कुल, यह प्रक्रिया बेहद सख्त है और इसका मतलब है कि उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता। ये उनकी स्वतंत्रता की एक तरह से गारंटी है, ताकि वो बिना किसी डर या दबाव के काम कर सकें। और एक और बात, नियुक्ति के बाद उनकी सेवा की शर्तों में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें नुकसान हो। और जो बाकी आयुक्त होते हैं, उनके बारे में क्या नियम है? देखिए, दूसरे निर्वाचन आयुक्तों या रीजनल कमिश्नरों को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश जरूरी है। उन्हें राष्ट्रपति तभी हटा सकते हैं जब CEC ऐसा करने को कहें। अच्छा, तो CEC की सिफारिश पर ही? जी, ये इंतजाम भी आयोग के अंदर की स्वतंत्रता और कह सकते हैं एक सही ढंग से काम करने के माहौल को बनाए रखने में मदद करता है। और हाँ, एक और बात है, अनुच्छेद 324(6) में जब भी चुनाव आयोग को जरूरत हो, राष्ट्रपति या संबंधित राज्य के राज्यपाल आयोग या रीजनल कमिश्नर को उतने कर्मचारी मुहैया कराएंगे जितने उनके काम निपटाने के लिए जरूरी हों। ठीक है, तो ये तो हुई चुनाव कराने वाली संस्था की बात, एक स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्था। लेकिन अब सवाल ये है कि इन चुनावों में हिस्सा कौन ले सकता है, मतलब वोटर कौन बन सकता है? अनुच्छेद 325 शायद इसी बारे में है। बिल्कुल, अनुच्छेद 325 जो है वो लोकतंत्र और बराबरी के बुनियादी सिद्धांत को मजबूत करता है। ये साफ कहता है कि संसद या किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव के लिए हर चुनाव क्षेत्र के लिए एक ही मतलब सामान्य वोटर लिस्ट होगी। एक ही लिस्ट सबके लिए? हाँ, और सबसे जरूरी बात, किसी भी नागरिक को सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या इनमें से किसी भी आधार पर उस वोटर लिस्ट में शामिल होने से मना नहीं किया जाएगा। न ही वो इन आधारों पर किसी खास लिस्ट में अपना नाम शामिल करने का दावा कर सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि चुनावी प्रक्रिया में किसी तरह के भेदभाव की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है, सबको बराबरी का हक है। बिल्कुल सही। ये भारत के लोकतंत्र के समावेशी चरित्र को दिखाता है। मतलब ये पक्का करता है कि हर योग्य नागरिक, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि का हो, उसे बिना किसी सामाजिक भेदभाव के वोट डालने का अधिकार मिले। और फिर आता है अनुच्छेद 326 जो वयस्क मताधिकार मतलब एडल्ट सफरेज की बात करता है। सही, अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्थापित करता है। इसके हिसाब से लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इसका मतलब है हर वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और कानून के मुताबिक जो तय तारीख है उस दिन कम से कम निर्धारित उम्र का हो चुका है, जो अभी 18 साल है।
हाँ, जो भी 18 साल है वो वोटर के तौर पर रजिस्टर होने का हकदार है। अच्छा, पर क्या इसमें कुछ शर्तें या अयोग्यताएं भी हैं? मतलब ऐसा भी है कि कोई वोट नहीं दे सकता? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 326 में ही ये बताया गया है कि कुछ आधारों पर किसी व्यक्ति को वोटर बनने से अयोग्य ठहराया जा सकता है। ये आधार हैं जैसे अगर वो उस चुनाव क्षेत्र का निवासी ना हो, मतलब नॉन रेजिडेंस, ठीक है। या फिर मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, जिसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कहते हैं, या किसी गंभीर अपराध में सजा हुई हो, क्राइम, हम्म। या फिर चुनाव से जुड़े किसी भ्रष्ट या गैर कानूनी काम में लिप्त पाया गया हो, करप्ट या इलीगल प्रैक्टिस। हम्म। ये अयोग्यताएं संविधान या फिर संबंधित विधानसभा या संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत तय होती हैं। और हाँ, जैसा कि स्रोत में दिया है, पहले वोट डालने की उम्र 21 साल थी। हाँ, ये मुझे याद है। बाद में कम हुई थी। जी, इसे 1988 में 61वें संविधान संशोधन के जरिए घटाकर 18 साल कर दिया गया। ठीक है, तो संविधान ने चुनाव आयोग बना दिया, वोट डालने के अधिकार के मूल सिद्धांत भी तय कर दिए। लेकिन जो चुनाव कराने के बारीक नियम कानून होते हैं, जैसे वोटर लिस्ट असल में कैसे बनेगी, चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं मतलब हदें कैसे तय होंगी, ये सब कौन बनाता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। इसके लिए संविधान ने कानून बनाने की शक्तियों का बंटवारा किया है। अनुच्छेद 327 जो है वो संसद को काफी व्यापक अधिकार देता है। ये कहता है कि संविधान के दायरे में रहते हुए संसद समय समय पर कानून बनाकर संसद या राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों से जुड़े सभी मामलों पर नियम बना सकती है। सभी मामलों पर? मतलब क्या-क्या आता है इसमें? इसमें बहुत कुछ है, जैसे वोटर लिस्ट तैयार करना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। परिसीमन मतलब वो सीमाओं को बदलना? हाँ, परिसीमन यानी डिलिमिटेशन, मतलब चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करना। और इसके अलावा दोनों सदनों का ठीक से गठन सुनिश्चित करने के लिए जो भी जरूरी बातें हैं वो सब इसमें शामिल हैं। अच्छा, परिसीमन का मतलब हुआ कि जैसे जैसे आबादी बदलती है उस हिसाब से चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं बदली जाती हैं ताकि प्रतिनिधित्व सही रहे। बिल्कुल सही। समय समय पर आबादी में बदलाव के हिसाब से चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय की जाती हैं। इसी प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। ये बहुत जरूरी प्रक्रिया है। तो क्या राज्यों की विधानसभाओं की भी कोई भूमिका है इस सब में, या सारा काम संसद ही करती है? नहीं नहीं, अनुच्छेद 328 राज्यों की विधानसभाओं को भी कुछ शक्ति देता है। ये कहता है कि संविधान के नियमों के तहत और खासतौर पर जहां तक संसद ने किसी विषय पर पहले से कानून नहीं बनाया है, वहां राज्य की विधानसभा अपने राज्य के विधानमंडल के चुनावों से जुड़े सभी मामलों पर कानून बना सकती है। अच्छा, मतलब अगर संसद ने कानून नहीं बनाया है तो राज्य बना सकता है? हाँ, इसमें भी वोटर लिस्ट तैयार करना और सदन का सही गठन सुनिश्चित करने वाले मामले शामिल हैं। तो मूल रूप से संसद की शक्ति ज्यादा व्यापक है, पर राज्य विधानसभाएं भी उन मामलों में नियम बना सकती हैं जिन पर संसद ने कानून नहीं बनाया है। ये शक्तियों का बंटवारा तो काफी साफ लगता है। अब एक अहम सवाल कानूनी चुनौतियों का। क्या चुनावी प्रक्रियाओं को, जैसे ये परिसीमन है या सीटों का बंटवारा, क्या इनको अदालतों में आसानी से चुनौती दी जा सकती है या उन पर रोक लगाई जा सकती है? अनुच्छेद 329 शायद इसी बारे में है। हाँ, अनुच्छेद 329 चुनावी प्रक्रिया की कह सकते हैं पवित्रता और समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनावी मामलों में अदालतों के दखल पर कुछ सीमाएं लगाता है। इसका पहला हिस्सा यानी खंड क साफ कहता है कि चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के बंटवारे से जुड़े किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता। किसी भी अदालत में नहीं? जी, किसी भी अदालत में नहीं। ये परिसीमन और सीटों के आवंटन वाले कानूनों की बात है। और चुनाव नतीजों को चुनौती देने के बारे में क्या नियम है? मान लीजिए किसी को लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। उसके लिए अनुच्छेद 329 का दूसरा हिस्सा है कोर्ट खंड ख। वो कहता है कि संसद या किसी राज्य विधानसभा के किसी भी चुनाव पर अगर सवाल उठाना हो तो वो सिर्फ एक चुनाव याचिका यानी इलेक्शन पिटीशन के जरिए ही किया जा सकता है। अच्छा, एक खास तरीका है। हाँ, ये याचिका किसे और कैसे दी जाएगी, ये सब संसद या संबंधित विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून में तय होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि एक बार चुनाव पूरा हो जाए, उसके बाद ही एक तय कानूनी प्रक्रिया के तहत नतीजों को चुनौती दी जा सकती है। चुनाव प्रक्रिया जब चल रही हो, उस दौरान सामान्य अदालती दखलंदाजी पर एक तरह से रोक है। ये चुनाव याचिका क्या होती है, थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, चुनाव याचिका दरअसल चुनाव के बाद दायर की जाने वाली एक औपचारिक कानूनी अर्जी होती है। इसमें नतीजों या चुनाव प्रक्रिया में हुई किसी कथित गड़बड़ी जैसे धांधली या अनियमितता का आरोप लगाया जाता है और अदालत से उसे रद्द करने या कोई और राहत देने की मांग की जाती है।
तो यहाँ संविधान एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अदालतों की समीक्षा करने की शक्ति है और दूसरी तरफ ये जरूरत भी है कि चुनाव बिना बेवजह की रुकावटों के समय पर पूरे हों। बिल्कुल सही। मकसद यही है कि चुनावी प्रक्रियाएं लंबी लंबी कानूनी लड़ाइयों में न उलझ जाएं और लोगों का फैसला यानी जनादेश समय पर सामने आ सके। लेकिन साथ ही अगर चुनाव में वाकई कोई धांधली या गंभीर अनियमितता हुई है तो उसे चुनौती देने के लिए एक खास कानूनी रास्ता भी खुला रखा गया है। हमारी स्रोत सामग्री में अनुच्छेद 329 क का भी जिक्र था, जिसे बाद में हटा दिया गया। संक्षेप में ये क्या था? ज्यादा विस्तार में नहीं, बस एक आइडिया। हाँ, वो अनुच्छेद 329 का उसे 1975 में 39वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। यह असल में प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में कुछ खास नियम बनाता था और खास तौर पर उनके चुनावों को अदालत में चुनौती देने से एक तरह से बचाता था। अच्छा। लेकिन बाद में 1978 के 44वें संविधान संशोधन के जरिए इसे संविधान से हटा दिया गया और ये बदलाव 1979 से लागू हुआ। तो अब वो अनुच्छेद संविधान का हिस्सा नहीं है। समझ गए। तो इन सभी अनुच्छेदों को अगर हम मिलाकर देखें तो भारत में चुनावी व्यवस्था की जो बुनियाद है वो किन बातों पर टिकी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्य तौर पर 4 बातें उभर कर आती हैं। पहली, चुनावों के संचालन के लिए एक स्वतंत्र और ताकतवर चुनाव आयोग की व्यवस्था, जो हमने अनुच्छेद 324 में देखी। हाँ। दूसरी, सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार, बिना किसी भेदभाव के, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। यह अनुच्छेद 325 और 326 में है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बिल्कुल। तीसरी, चुनाव से जुड़े ज्यादातर कानून बनाने का मुख्य अधिकार संसद के पास है और कुछ मामलों में राज्यों की विधानसभाओं के पास भी, जैसा अनुच्छेद 327 और 328 में बताया गया है। ठीक है। और चौथी, चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए परिसीमन जैसे मामलों और चुनाव नतीजों पर अदालती दखल की सीमाएं तय की गई हैं और शिकायतों के लिए एक खास चुनाव याचिका का रास्ता दिया गया है। यह अनुच्छेद 329 में है। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये साफ है कि ये सारे अनुच्छेद मिलकर भारत के इतने बड़े और कह सकते हैं पेचीदा चुनावी लोकतंत्र की संवैधानिक नींव रखते हैं। ये नियम ही है जो आजाद और निष्पक्ष चुनाव कराने का एक तरह से भरोसा दिलाते हैं। निश्चित रूप से ये सिर्फ प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये भारत के लोकतांत्रिक चरित्र के मूल तत्व हैं। यही वो चीजें हैं जो सुनिश्चित करती हैं कि सत्ता का बदलाव शांतिपूर्ण तरीके से हो और लोगों की मर्जी के मुताबिक हो। तो आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। संविधान ने तो इतने मजबूत सुरक्षा उपाय दिए हैं, ये हमने देखा, लेकिन आज के दौर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के किस पहलू पर लगातार ध्यान देने या शायद उसे और बेहतर बनाने की जरूरत महसूस हो सकती है, इस पर विचार किया जा सकता है।